गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना नया टॉपिक की ओर आज हम देखते हैं, जो अपना नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सी हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे आज के टॉपिक में। और यह जो रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया आपको बोर्ड के अंदर 100% आएगी बच्चों। कुल मिलाकर यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हो 4 रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरी 4 से 5 रासायनिक अभिक्रिया इसके बाद के टॉपिक में हम देखेंगे। यानी कि अगर ये 10 अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होगी तो उनमें से एक रासायनिक अभिक्रिया 100% बोर्ड में आने वाली है। अब टॉपिक के ऊपर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहला है अभिक्रियाशीलता, यानी कि आपको 1 नंबर के ओएमआर में पूछ सकते हैं कि कीटोन की अभिक्रियाशीलता अधिक है, एल्डिहाइड की अधिक है, या उनके कोई स्ट्रक्चर आपको दे दे, कोई भी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दे, कोई भी कीटोन का स्ट्रक्चर दे, या दोनों में से किसी का भी संयोजन दे सकते हैं। तो उनमें से किसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो बोर्ड पे आप देख सकते हो मैंने एक एल्डिहाइड के लिए RCOH लिखा है और कीटोन के लिए भी मैंने संयोजन लिखा है। R के तौर पे कुछ भी आ सकता है, एल्डिहाइड भी आ सकता है, या फिर जो एराइल स्ट्रक्चर भी आ सकता है। अब यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है, कीटोन ऐसा है जिसके साथ जुड़ने वाले समूह कितने हैं? 2 हैं। कीटोन के ऊपर जुड़ने वाले समूह 2 हैं। अगर 2 समूह उसके ऊपर जुड़ते हैं, एल्डिहाइड में कितना जुड़ता है? यानी कीटोन में 2 जुड़ता है और एल्डिहाइड में 1 जुड़ता है, तो 2 जहां जुड़ते हैं वहां बाधाएं अधिक होती है। बाधाएं अधिक होने के कारण उनकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। यानी बाधा कहाँ ज्यादा होगी? जहां समूह ज्यादा होंगे वहां, जहां पे समूह ज्यादा होंगे वहां पे बाधाएं ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे बाधा ज्यादा होगी और यहाँ पे बाधा कम होगी। तो जहां पे बाधा ज्यादा है उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी बच्चों? कम। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कीटोन की अभिक्रियाशीलता एल्डिहाइड की तुलना में कम है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कीटोन से अधिक है। यानी बात तय हो गई, कीटोन की कम और एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता अधिक। अब दोनों एल्डिहाइड, ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड है। इसका अगर नाम IUPAC नाम देखेंगे तो क्या होगा? बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर अगर CHO होगा तो उसका नाम होगा बच्चों बेंजाल्डिहाइड। ये याद रखना पड़ेगा, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर नंबरिंग देखेंगे तो पहला नंबर CHO को मिलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। कितने कार्बन है? 3 को हम क्या कहेंगे? प्रोपेन। और CHO का कौन सा प्रत्यय लगेगा? L, तो प्रोपेनॉल। नाम क्या बन जाएगा इसका? प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल और बेंजाल्डिहाइड दोनों के अंदर कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, यह हमें पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए, ये जो बेंजीन है उसके अंदर अनुनाद की घटना देखने को मिलती है। कौन सी घटना बच्चों देखने को मिलती है? अनुनाद की जो घटना है वह आपको देखने को मिलती है। किस तरह से? तो मैं उसका एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ये जैसा था वैसा ही स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब ये जो पाई आयन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा। पाई आयन क्या होगा? टूटेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन। यहाँ से भी ये जो पाई आयन वो अपना स्थान बदलेंगे। वो अपना स्थान क्या होगा बच्चों? बदल देंगे और उस तरह से जाएंगे, और जिसके कारण यहाँ पे द्विआयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विआयन बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये प्लस। ये जो अनुनाद की जो घटना देखने के कारण, यहाँ पे जो अनुनाद की जो घटना दिख रही है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई अनुनाद की घटना देखने को मिलने वाली नहीं। तो अनुनाद की घटना होने के कारण बेंजाल्डिहाइड में हमें कौन सी घटना देखने को मिलेगी? अनुनाद की घटना देखने के कारण वह उसकी जो ध्रुवित वह क्या होगी? कम हो जाएगी। ध्रुवित क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। कम होने के कारण बेंजाल्डिहाइड
की जो अभिक्रियाशीलता है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किसकी तुलना में, प्रोपेनॉल की तुलना में। एक ही चीज, दोनों एल्डिहाइड था तो हमने क्या देखा, कहाँ पे अनुनाद की घटना होती है, जहाँ पे अनुनाद की घटना होती है उसकी जो अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसका रीजन क्या था वो मैंने बता दिया कि अनुनाद होने के कारण उसकी जो ध्रुवित है वह कम होने के कारण जो बेंजाल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। यानी ये 1 नंबर के OMR में आ सकता था। ऐसा सवाल था कि किसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है और किसकी अभिक्रियाशीलता कम है, उसके बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया जो एल्डिहाइड और कीटोन की देखनी है वो किसके साथ देखनी है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखनी है। किसके साथ हम देखेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कीटोन और एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कार्बोनिल समूह लिखा है। अगर यहाँ पे R दोनों तरफ लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे H लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। यानी कि ये कीटोन और एल्डिहाइड का मैंने क्या लिया है, कार्बोनिल समूह। दोनों की रिएक्शन एक समान होगी, एल्डिहाइड और कीटोन की एक समान होगी, इसीलिए ये मैंने क्या लिखा है, कार्बोनिल समूह। अब अभिक्रिया किसके साथ करें, HCl के साथ। तो जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करोगे, सीधे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करोगे, तो वह जो अभिक्रिया बहुत ही स्लोली अभिक्रिया होगी। इसीलिए अभिक्रिया को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालेंगे, बेस। क्या डालेंगे, बेस, क्षार डालते हैं। क्षार बताया, इसलिए मैंने क्या लिखा है, OH-। क्या लिख दिया बच्चों, OH-। यानी कि HCl के अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस डाला, क्षार डाला। क्षार डालने से अभिक्रिया की जो स्पीड है वह बढ़ जाएगी, अभिक्रिया फास्ट होगी और ये रिवर्सेबल रिएक्शन का एरो बता दिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान में दे सकते हो, ये HCl की जब क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो यह H+, ये HCl में से क्या होगा, H+ रिमूव होगा, H+ और OH- क्या बना देंगे बच्चों, पानी बना देंगे, जल बना देंगे। H+ यहाँ से क्या निकलेगा, H+ और यहाँ से क्या है, OH-, वो जल बना देते हैं। अगर यहाँ H+ निकल गया तो ये बचा क्या, Cn-, जो हमने बोर्ड के ऊपर दर्शा दिया है। यानी कि जो साइनाइड आयन है वो आप देख सकते हैं। अब यही साइनाइड आयन की हम कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड भी कह सकते हैं या कीटोन भी कह सकते हैं, उसके साथ हम जब अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी वो ध्यान में रखना। यह भी रिवर्सेबल अभिक्रिया है, ध्यान में दीजिएगा बच्चों। ये कार्बन और जो ऑक्सीजन जो द्विआबन से जुड़े, कौन से आबन से जुड़े थे, द्विआबन, तो उसमें से मैंने पाई आबन तोड़ दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, क्योंकि पाई आबन हमने तोड़ दिया तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है। किसको दान करता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन पे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए और उसके ऊपर सिंबल क्या बता दिया, माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए उसके ऊपर सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस। और कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसीलिए उसके ऊपर सिंबल क्या आ जाएगा, प्लस। देख सकते हो ये जो कार्बोनिल समूह को मैंने इस तरह से दर्शाया। अब आप देख सकते हो Cn- को हमें जोड़ना है, Cn- कहाँ जुड़ेगा, यह माइनस और माइनस, माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन माइनस और प्लस में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए ये जो साइनाइड आयन है वो अटैक कहाँ करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर कि कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन का ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और Cn के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो Cn अटैक करेगा और Cn क्या है, माइनस है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी यहाँ से प्लस चला गया, यहाँ से कंप्लीट। यानी कि ये मध्यस्थी निपज हमें प्राप्त हुई है, मध्यस्थी उत्पाद प्राप्त हुई, उसके आगे की अभिक्रिया ठीक है। अब हम इसका जो प्रोटॉन का स्थानांतरण करेंगे अम्ल की उपस्थिति में, यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोटॉन का स्थानांतरण कह सकते हैं या फिर
अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे, ऐसा दोनों आप कह सकते हैं। तो जब H प्लस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा बच्चों, CN के ऊपर या जो ऑक्सीजन माइनस है उसके ऊपर, तो माइनस प्लस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए यह जो H प्लस है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का जो स्थानांतर है, प्रोटॉन आयन है, वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा OH। इस तरह से कार्बोनिल समूह की यानी कि आइडियाइड और कीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होती है और साइनोहाइड्रोजन हमें प्राप्त होता। अगर यहाँ पे जो R लिखा होगा, R के तौर पे आप XYZ कुछ भी लिखोगे तो वही R यहाँ पे भी आएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई अभिक्रिया होती ही नहीं। अभिक्रिया कहाँ होती है, ये द्विआवन जो कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्विआवन है वहां पर अभिक्रिया होती है, यानी यहाँ पे कुछ भी होगा वही का वही यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। कंप्लीट, यानी हाइड्रोजन साइनाइड से हमने देखा। अब वैसे ही हम सोडियम बाइसल्फाइड से हम संयोजन उसका देखते हैं, वही कार्बोनिल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोनिल समूह दिया है। अब यही कार्बोनिल समूह को हम एल्डिहाइड के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और कीटोन के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम रिएक्शन है, दोनों के लिए समान रिएक्शन है, इसीलिए मैंने कार्बोनिल समूह लिखा है। यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अलग लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न रिएक्शन के तौर पे कार्य करते हैं, यहाँ पे समान तौर पे कार्य करते, तो एक ही रिएक्शन में दोनों को प्रेजेंट किया। वैसे यहाँ पे भी हम दोनों को, एल्डिहाइड और कीटोन को, दोनों को एक साथ प्रेजेंट करते हैं। यह भी रिवर्सेबल रिएक्शन है, उतना बच्चों ध्यान में रखिएगा। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो अभिक्रिया करेंगे तो कार्बोनिल जो समूह है, जैसे अभी मैंने बताया, ये ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, माइनस, और कार्बन क्या होगा, प्लस। कैसे ऐसा हुआ, पाई बंध टूटने की वजह से। अब यहाँ पे दोनों भाग हम बांट लेते हैं। ये जो NaHCO3 है उसमें मैं बच्चों Na को पॉजिटिव बता रहा हूँ और HSO3 को मैं क्या बता रहा हूँ, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो Na क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे माइनस है वहां पे। तो यहाँ पे जो अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na। अब यहाँ से माइनस मैंने हटा दिया और Na पे से प्लस हटा दिया, क्यों, न्यूट्रल हो गए इसलिए। और ये जो HSO3 है, जो वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। क्यों कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन क्या था बच्चों, प्लस था, और HSO3 क्या था, माइनस। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब साथ में आएंगे तभी आकर्षण बहुत ही अधिक होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ SO3H। ये अभी मध्यस्थी उत्पाद है, आगे उसकी अभिक्रिया करेंगे। अब आगे जो क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा, यानी कि ये जो H यहाँ से ये Na और यहाँ पे H, उनका क्या होगा स्थानांतरण, यहाँ से Na प्लस करके निकल जाएगा और यहाँ से H प्लस करके वो निकलेगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा बच्चों, ऊपर, और Na कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो वही मैं दर्शा देता हूँ, कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो ये Na नीचे आ जाएगा और H कहाँ आ जाएगा बच्चों, SO3Na। थोड़ा बोर्ड खराब है इसलिए सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा SO3, यानी कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड के आधार से ये जो अपना अभिक्रिया बनी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जल के अंदर बच्चों अविलय, जल के अंदर क्या है बच्चों, विलय है, अविलय है। जल के अंदर अविलय होने के कारण ही इसकी जो हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करके दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए तो जब उदासीकरण होता है तब अगर एल्डिहाइड होगा तो वो लेफ्ट साइड बाईं ओर उसका स्थानांतर होगा, अगर कीटोन है तो उसका जो राइट साइड होगा। उस तरह से उसका जो स्थानांतरण होता है जब उदासीकरण की अभिक्रिया होती है तब। यानी ये सोडियम बाइसल्फाइड के संयोजन के आधार से हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखते हैं अल्कोहल का संयोजन।
यानी कि अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड की और कीटोन की अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन अलग लिखा है, यहाँ सब जगह पे हमने साथ में लिखा था। यहाँ पे अलग इसलिए लिखा है क्योंकि वह एल्डिहाइड के साथ अलग तरीके से अभिक्रिया करता है और कीटोन के साथ भी अलग तरीके से अभिक्रिया करता है। तो उसके साथ देख लेते हैं। एल्डिहाइड की अल्कोहल के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। ध्यान में रखिएगा शब्द। एल्डिहाइड की अल्कोहल के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करेंगे तब वही बात जो यहाँ पे हमने करी थी, ये जो CHO है उसको बच्चों में इस तरह से दर्शा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो CH और यहाँ पे मैं क्या दर्शा रहा हूँ, ऑक्सीजन। क्या दर्शा रहा हूँ, ऑक्सीजन दर्शा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे बच्चों पाई बंद क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। पाई आबंध मैंने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अगर मैं पाई आबंध तोड़ दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा, जैसे हमने आगे बात कही थी। लेकिन कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। ऑक्सीजन क्यों प्राप्त करता है, कार्बन क्यों दान करता है, तो वह विद्युत ऋणता का टॉपिक है। 11वीं कक्षा में आपको बताया गया था, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और जिसकी विद्युत ऋणता कम है वह दान करेगा। कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वह बच्चों 2.5 है, जबकि ऑक्सीजन की 3.5, यानी ऑक्सीजन अधिक है, इसलिए वह अष्टक की संरचना कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे जो ROH था, R डैश पे इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये भी R से दर्शाया और यहाँ पे भी समूह को R से दर्शाया, दोनों अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए उसको R डैश से दर्शाया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो R डैश और OH जो है उसमें R डैश को मैं क्या बच्चों बताऊंगा, प्लस, और OH को मैं कैसे बताऊंगा, माइनस। अगर वह R और OH के बीच का अगर बंध तोड़ दिया जाए तो OH क्या होगा, माइनस, और R जो होगा वह क्या होगा, प्लस। अगर प्लस होगा तो वो कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के साथ, तब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, माइनस का चिन्ह निकल जाएगा और CH के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, OH क्या आ जाएगा, तब OH माइनस और CH प्लस, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, माइनस प्लस का चिन्ह। इसे हेमी एसिटाल क्या कहते हैं बच्चों, हेमी एसिटाल कहते हैं। इसकी आगे अभी क्या करेंगे, रिवर्सिबल। एक और अल्कोहल का यौगिक लेते हैं, यानी ये एक मोल लिया था, अब दूसरा मोल लेते हैं, एक मोल के साथ अभिक्रिया करके हेमी एसिटाल बनाया। अब दूसरे मोल के साथ बिल्कुल वैसी अभिक्रिया होगी, बिल्कुल वैसी अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया कहाँ होगी, यहाँ पे। ये जो हाइड्रोजन है बच्चों उसका विस्थापन होगा, उसका क्या होगा, विस्थापन होगा, और उसके जो स्थान पे क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, R, और पानी का एक अणु अलग हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, पानी का एक अणु अलग हो जाएगा। ध्यान में रखिए ये जो OH था उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्कोहल में से OH रिमूव होगा और दोनों जल का अणु बना लेंगे। तो इस तरह से अपना जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, RCH OR ये जो स्ट्रक्चर बना उसे हम एसिटाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसिटाल कहते हैं। यानी कि जब एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ संयोजन करेंगे तब पहले एक मोल से हेमी एसिटाल और जब दूसरा मोल अल्कोहल उसके अंदर जोड़ेंगे तब एसिटाल हमें प्राप्त होता है। अब वैसे ही हम कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन के अंदर जो इथिलीन ग्लाइकोल कह सकते हैं, इसे हम सामान्य नाम के आधार से इथिलीन ग्लाइकोल कह सकते हैं, या IUPAC से अगर नाम लिखेंगे तो इथेन 1,2 डायोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन 1,2 डायोल हो जाएगा। यानी जब कीटोन होगा तो उसके साथ डायरेक्टली जुड़ेगा, 2 मोल उस तरह से 1 मोल 2 मोल मध्यस्थी उत्पाद कीटोन में प्राप्त होती नहीं है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर मध्यस्थी उत्पाद हेमी एसिटाल प्राप्त होती है, कीटोन में प्राप्त होगी नहीं, डायरेक्टली अभिक्रिया होगी। अब डायरेक्टली अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे भी
पानी का एक अणु बच्चों क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। पानी का एक अणु क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यह भी रिवर्सिबल अभिक्रिया है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। तो पानी का एक अणु मुक्त करने के लिए मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन लेता हूँ और यहाँ से मैं OH लेता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, OH ले लेता हूँ। ये OH ले लिया और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यानी पानी का जो एक अणु क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जब OH जाएगा तो OH नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, RC। अब अगर मैं कार्बन को पॉजिटिव दिखाऊं और ऑक्सीजन को नेगेटिव दिखाऊं, क्योंकि पाइबन टूटा तो यह जो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो OH को मैं माइनस के तौर पर दर्शा रहा हूँ और H को प्लस दर्शा रहा हूँ, तो ये जो CH होगा क्या होगा, प्लस, और ये ऑक्सीजन होगा क्या होगा, माइनस। तो ये जो CH को कहाँ पे जुड़ेगा, प्लस है तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे, अगर ये CH2 प्लस है तो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे। तो माइनस कहाँ है बच्चों, ऑक्सीजन के वहाँ पे मैंने CH2 जोड़ दिया, CH2 एक और CH2 के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये मैंने CH2 के साथ जोड़ दिया, और ये जो इसके साथ जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ, और ये जो ऑक्सीजन है वह क्या है, नेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है वह क्या था, नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब साथ में बंध बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से दोनों के ऊपर से पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ज है वो निकल जाएगा। यहाँ से भी नेगेटिव और पॉजिटिव का जो चार्ज है वह निकल जाएगा। इस तरह से कीटोन के अंदर भी जो आप इथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे देखना है जो एमोनिया व उसके व्युत्पन्न का संयोजन, तो उसके अंदर भी आपको कार्बोनिल समूह दे दिया है। आप बच्चों देख सकते हो कार्बोनिल समूह दिया, कार्बोनिल समूह की एमोनिया व उसके व्युत्पन्न Z यानी व्युत्पन्न के तौर पे जोड़ दिया है। Z के तौर पे किताब में आप देखोगे बहुत से जो यहाँ पे दिए हुए हैं, Z के तौर पे आप किसी को भी लगा सकते हो, किसी को भी ऐड कर सकते हो, और उसके आधार से आपको क्या बन जाएगी, उत्पाद बन जाएगी। पेज नंबर 383 के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया कैसे हुई। तो जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। ये ऑक्सीजन, कार्बन को बच्चों में प्लस कहूँ, ऑक्सीजन को मैं माइनस कहूँ। तो ये जो NH2Z था उसमें से एक हाइड्रोजन प्लस होगा, कहाँ आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन प्लस होकर कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के पास। तो जो बाकी बचा NHZ, बाकी क्या बचा NHZ, वो क्या होगा, माइनस, वो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, यानी प्लस माइनस के तौर पे आकर्षित हुआ। यहाँ से H प्लस निकलेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। जो बाकी बचा NHZ वो नीचे कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी जब जुड़ रहा है तो ये जो प्लस माइनस का जो सिंबल है वह हमने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किताब के अंदर इसी की जो अभिक्रिया के आधार से आपको बहुत से जो व्युत्पन्न है वह दे दी है, लेकिन इसकी जो आगे हम अभिक्रिया करेंगे, इसकी अभिक्रिया आगे करेंगे, तब हमें जल का एक अणु दूर करना है। अब जल का जो अणु दूर करने के लिए एक OH कार्बन पे से जाएगा और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, यानी आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का मुक्त हो रहा है। ये बंध टूट जाएगा तो अगर ये बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का मुक्त होगा, और अगर ये आवन अगर टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी मुक्त होगा। तो हम तोड़ देते हैं, ये OH और H जल हम बना दिया, यानी साइड में H2 लिख देते हैं। अब क्या बचा, तो ये जो कार्बन था, कार्बन के ऊपर 2 सिंगल आवन दर्शा दिए, और कार्बन और नाइट्रोजन एक सिंगल आवन से तो जुड़े ही थे,
अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हुआ, नाइट्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, वो पाई आयन क्या बच्चों बनाएगा, पाई आयन बना देगा। और नाइट्रोजन और Z सिंगल आयन से जुड़े Z के तौर पे क्या आएगा बच्चों, व्युत्पन्न आएगा। जो भी व्युत्पन्न आप उस तरफ जो भी व्युत्पन्न आप दर्शाओगे वही व्युत्पन्न उस तरह से जुड़ेगी। जो आपको यहाँ पे पोस्टर के अंदर बहुत सी व्युत्पन्न दी है, जो उसका एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने तौर पे अभिक्रिया लिखोगे। अगर ना समझ में आए आप मुझे बताओ। यह जो 4 रिएक्शन थी योगज के आधार से, संयोजन के आधार से जो मैंने बताई, आगे की जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो अभी हम देखते हैं। स्टूडेंट हम आगे की अभिक्रिया देखते हैं। जो हमारे एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसका अपचयन करेंगे। उनके अपचयन करने पर क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी तक हमने 4 ऐसी रिएक्शन जो उनकी देखी थी, जो योगज अभिक्रिया के आधार से थी, सब जुड़ रहे थे। अब इसके अंदर हम अपचयन करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में अपचयन, यानी कि जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसमें से हमें क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, हाइड्रोकार्बन बनाना है। और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 2 मेथड, 2 प्रक्रिया। सबसे पहली जो क्लेमेंशन अभिक्रिया और दूसरी है वुल्फ-किर्शनर अभिक्रिया। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लेमेंशन अभिक्रिया के अंदर आप देख सकते हो कि जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा, जिसको मैंने अभी कार्बोनिल समूह के आधार से बताया है। कैसे बता दिया है, कार्बोनिल समूह। यहाँ पे R और H लिख देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ R लिखेंगे कीटोन हो जाएगा। यानी कार्बोनिल समूह के ऊपर ही अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया किसके साथ करेंगे तो आप देख सकते हो Zn और Hg लिखा है, यानी जिंक और मर्क्यूरी के साथ जब उत्प्रेरक, जिंक और मर्क्यूरी उत्प्रेरक के तौर पे करेंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तब बच्चों इसके अंदर अपचयन होगा। अपचयन की परिभाषा मैंने बच्चों आगे कही थी कि ऑक्सीजन दूर होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये जो पाई आवन और सिग्मा वन, जो द्विआवन, दोनों आवन टूटकर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन वो H2 वो क्या हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। 2 कार्बन के ऊपर आ गए और 2 हाइड्रोजन पानी में चले गए। यह कहाँ से हाइड्रोजन आए, अपचयन कर रहे हैं। अपचयन में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे, 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे। उत्प्रेरक के तौर पे जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लेमेंशन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये जो कार्बोनिल समूह को हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रेजेंट कर दिया। किसके अंदर अपचित कर दिया, हाइड्रोकार्बन के अंदर। वैसे ही कार्बोनिल समूह यानी एल्डिहाइड और कीटोन की जो हम NH2 बॉन्ड NH2 उसके साथ अपचित अभिक्रिया करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो अपना कार्बोनिल समूह है ये जो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ये जो NH2 में से जो H2 और ये O क्या हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। जो H2 अलग हो गए तो बाकी का जो है वो बच्चों जुड़ जाएगा NH। इसकी आगे अभिक्रिया करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इथिलीन ग्लाइकॉल लिखा नहीं, इथिलीन ग्लाइकॉल या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आगे की अभिक्रिया करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से ये जो कार्बन के ऊपर से ये जो NN जो वह N2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। और इस अभिक्रिया को वुल्फ-किर्शनर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुल्फ-किर्शनर अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, टोलेंस, फेलिन और हेलोफॉर्म ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो तीनों है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देने वाली बात है। ये अभी मैंने हाइड्रोकार्बन में अपचयन यानी कि अपचेत कर दिया। हमने जो कार्बोनिल समूह था उसको हमने हाइड्रोकार्बन में क्या कर दिया, अपचेत। 2 उसके परिभाषा। अब वैसे ही ऑक्सीकरण की बात करेंगे, वैसे हम बच्चों किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण आप देख सकते हो ये एल्डिहाइड और कीटोन अलग लिखा है,
अब यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है, यानी कि दोनों की मेथड अलग है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण करने के लिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने के लिए जो आपको नाइट्राइल के साथ यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कर सकते हो, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कर सकते हो, यानी कि HNO3 के साथ कर सकते हो आप, KMnO4 उत्प्रेरक रखो, या फिर K2Cr2O7 इन सभी के साथ उत्प्रेरक के तौर पे एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बनाकर दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो था RCHO लिखा, अब यहाँ पे इसका जो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ये जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ और जो हाइड्रोजन था, यानी ये क्या बन गया बच्चों? RCOOH, यानी एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर रूपांतर हुआ। कैसे? ऑक्सीकरण से। अब ऑक्सीकरण करने के लिए कौन पूछेंगे? नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण करके जो एल्डिहाइड है उसको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्ल में रूपांतरित किया जाता है। लेकिन कीटोन ऐसे होता नहीं है। कीटोन के अंदर दो तरीके से, कीटोन के अंदर ये जो थे ये प्रबल ऑक्सीकारक होने चाहिए, प्रबल होने चाहिए। दूसरा, उच्च तापमान पर अभिक्रिया, यानी कीटोन के लिए कंडीशन कौन सी थी? प्रबल जो ऑक्सीकारक होने चाहिए। दूसरा कि जो तापमान है वह भी उच्च तापमान होना चाहिए। तब इसके अंदर एक अभिक्रिया करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये C1, C2 और C3 इस तरह से मैंने बांट दिया है। अब पहले ये वाला मैं आबंध तोड़ूंगा, पहले C1 और C2 आबंध तोड़ता हूँ। आप देख सकते हो C1 और C2 जब आबंध तोड़ूंगा तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा? RCH2 C डबल बॉन्ड, ये इतना अलग लिखा, और इसको भी मैं क्या लिखता हूँ? अलग दर्शा देता हूँ, R-CH। ये जो था R-CH उसको अलग लिखा। अब जो ऑक्सीकरण होगा तो किस तरह से होगा वो बच्चों ध्यान देने वाली बात है। ऑक्सीकरण के अंदर ये जो हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा, और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन आ गया, और ये हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH। क्या आ जाएगा? OH। और यानी H तो था ही, क्या आ गया? ऑक्सीजन आया। क्या आया? ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो यहाँ से ट्रांसफर किया था वो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कुल मिलाकर कितने ऑक्सीजन हुए? 3। कितने ऑक्सीजन हुए? 3। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान देना है, गड़बड़ ना हो इसलिए। देख सकते हो ये दोनों को अलग कर दिया। ये जो हाइड्रोजन था यहाँ से निकालकर उसको मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH के अंदर, और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, यानी RCOOH। यह जो था वो क्या बन गया आपका? RCOOH। यहाँ पे हमने कितने ऑक्सीजन रखे? 2 रखे। अब ये जो H था वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? RCH2COOH। RCH2COOH कंप्लीट बच्चों। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रखे और यहाँ पे 1, यानी कुल मिलाकर हमने कितने ऑक्सीजन ज्वाइन कर दिए? 3। और ये ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन ऐड होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। हमने कौन कौन सा आबंध तोड़ा था? C1 और C2। अब हम C2 और C3 को तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे बच्चों? C2 और C3 को। जब C2 और C3 को तोड़ेंगे तो उसकी अभिक्रिया ऐसे कर देता हूँ, और ये C2 और C3 को तोड़ूंगा तो ये RCH2 जैसा था वैसा ही, और जो यहाँ पे है R-CH2 C डबल बॉन्ड उस तरह से आ जाएगा।
CO3 को तोड़ रहे हैं, वही बात बन जाएगी। उसी तरह से आपको कंप्लीट कर देना, यानी कि यहाँ पे भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा C2 और C3 तोड़ कर भी उसी तरह से ऑक्सीकरण की घटना कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं टॉलेंस की अभिक्रिया। टॉलेंस की अभिक्रिया में बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड की, ये RCHO लिखा, एल्डिहाइड की एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उसको मैं इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, AgNH3 ट्वाइस प्लस 2 मोल, कितने मोल, 2। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों टॉलेंस अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, RCHO एल्डिहाइड की एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट मैंने दर्शाया नहीं इसलिए Ag को प्लस बता दिया है, ठीक है, AgNO3 में NO3 माइनस को दर्शाया नहीं और स्ट्रक्चर को लिखा है, एल्डिहाइड की एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तब जो क्षार के तौर पे मैं क्या लेता हूँ, OH माइनस, क्षार के तौर पे क्या आएगा बच्चों, OH, तब अभिक्रिया होगी तब सिल्वर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सिल्वर, यानी यहाँ पे Ag कितने, आप इस अभिक्रिया में याद क्या रखना है, मोल की संख्या 1 2 3, एल्डिहाइड आपको 1 मोल लेना है, एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट, एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल लेना है, और जो क्षार यानी बेस के तौर पे हाइड्रोक्साइड आयन था वो 3 मोल लेंगे। अब आपको बनाना क्या है वो ध्यान में रखो, सबसे पहले बना देना है हमें Ag, क्या बना देना है, Ag, तो ये Ag लिख लिया, दूसरा बनाना है हमें एमोनिया, क्या बना देना है, तीसरा बनाना है जल, और जो इम्पोर्टेंट बात, जो एल्डिहाइड में से हमें क्या बना देना है, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बना देना है, कार्बोक्सिलेट आयन, ये 4 चीजें हमें बनानी है। यानी जब टॉलेंस अभिक्रिया होगी तो अभिकारक क्या होगा, एल्डिहाइड की एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल के साथ जो 3 मोल हमने क्षार लिया उसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो एल्डिहाइड में से हमें क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, जो उसका अपचयित हो जाए, दूसरा हमें मिलेगा सिल्वर, तीसरा मिलेगा एमोनिया और चौथा मिलेगा पानी। अब अभिक्रिया को संतुलित करना है, अब अभिक्रिया को क्या करेंगे बच्चों, संतुलित, यह अभिक्रिया को रजत दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये जो सिल्वर जो हमें प्राप्त होता है वह सिल्वर आईने की तरह कार्य करता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रजत दर्पण अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे Ag के कितने मोल थे, 2 मोल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2, एमोनिया कितने थी, यहाँ पे आप देख सकते हो NH3 2 गुना 2 कितने थे 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन जल के अंदर सेट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने वो गिन सकते हो आप, यहाँ पे जो 3 गुना 2 6 गुना 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, कुल मिलाकर हाइड्रोजन कितने थे 16, 16 में से मैंने कितने रखे बच्चों 12 रख दिए, 16 में से मैंने कितने रखे 12, अब बच्चे मेरे पास कितने 4, तो 4 लाने के लिए यहाँ पे मोल कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ध्यान में आया, मैंने इस पूरे अभिक्रिया के जो अंदर जो अभिकर्मक था उसके सारे हाइड्रोजन गिने, वो कितने थे 16, उत्पाद मैंने अभी तक कितने रखे थे 12, बच्चे कितने 4, तो पानी में मैंने कितने कर दिए 4, अभिक्रिया क्या हो जाएगी संतुलित। अब आप देख सकते हो पूरी अभिक्रिया क्या है संतुलित, इस तरह से टॉलेंस अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको यही याद रखना है, 1 मोल एल्डिहाइड लेना है, 2 मोल एमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्रेट लेना है और 3 मोल जो लवण लेना है, हमने ले लिया। उसकी जब अभिक्रिया करेंगे तब आपको जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, एमोनिया मिलेगा और जल मिलेगा, इस तरह से ध्यान में रखना। अब उसके बाद दूसरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया फेनिंग, फेनिंग में भी क्या है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की फेनिंग मिलियन ए, फेनिंग मिलियन ए, क्यूप्रस सल्फेट CO2 प्लस क्यूप्रस सल्फेट और फेनिंग द्रावण बी रोसेल क्षार, रोसेल क्षार को क्या कहते हैं OH माइनस, रोसेल लवण लेते हैं, यानी कि ये फेनिंग मिलियन ए हुआ और ये फेनिंग मिलियन बी हुआ, यानी कि एल्डिहाइड की फेनिंग मिलियन ए फेनिंग मिलियन बी के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड के
जो लाल जैसे अवक्षेप आपको प्राप्त होंगे। अब एल्डिहाइड स्पेलिंग ए के आधार से क्या था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र बच्चों क्या है, CuSO4। तो उसमें मैंने केवल क्या लिखा, Cu, तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस मैंने लिखा नहीं। और रोसल लवण में क्या होगा, OH माइनस, तो वो लिखा। अब इसके अंदर मोल की संख्या क्या होगी, 1 2 5। वहां पे क्या था, 1 2 3 था, 1 2 3 था। वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 2 5। अब अभिक्रिया में हमें क्या क्या बनेगा, तो एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, एक क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, वही तो हमें बनाना है। दूसरा बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर का आयन था उसमें सब क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। और तीसरा बनेगा वह क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दो थे, दो आ गए, यानी ये जो अपना था वह कंप्लीट संतुलित, उसमें कोई फेरबदल करनी नहीं। अब हाइड्रोजन की गिनती करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 5, और यहाँ पे कितना है, 6। तो यहाँ पे 6 लाने का कितना रखना पड़ेगा, 3। अभिक्रिया संतुलित आयन के आधार से यहाँ पे देख सकते हो आप कितने आयन थे, Cu2 प्लस कितने मोल थे, यानी कि ये कुल मिलाकर बच्चों कितना आया, 4 प्लस, और ये कुल मिलाकर क्या आया, 5 माइनस। यानी अभिकर्मक के अंदर अभिकारक देखोगे तो दोनों का जोड़ करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस। उत्पादन में देखोगे तो क्या है, 1 माइनस। आयन के आधार से भी जो, और जो सारे जो एलिमेंट्स के आधार से भी जो अभिक्रिया अपनी क्या है, वही बात आप टॉलरेंस में भी कर सकते हो। दोनों की अभिक्रिया हो गई। फैलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अब हेलोफॉर्म की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ही सारी अभिक्रिया जो कार्बन और कार्बन का जो बंध है वहां पे ही सारी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे किताब में आपको NaOH लिखा है, मैं इसको 3 मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। कितने मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो समझाने के लिए क्या हो जाएगी, आसानी। 3 मोल के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। जब हेलोफॉर्म की जब हम अभिक्रिया करेंगे जो आपको, तो यहाँ पे जो आप इस तरह से लिख सकते हैं, C≡2। CH3 को भी पूरा मैं निकाल देता हूँ, और CH3 के स्थान पर मैं क्या लेता हूँ, ONe। क्या लेता हूँ बच्चों, ONe। तो यहाँ पे मैं क्या लाया, ONe। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन कंप्लीट हो गया। अब ये मैंने एक लिया, अब ये NaOH, ये NaO कितने थे, 2 थे। NaO कितने लिए मैंने, यहाँ से ये 2 देख सकते हो आप, ये कितने लिए, 2 NaO। तो यहाँ से जो CH3 जो हमने अलग किया था, CH3 अलग किया था, उसमें से मैं 3 हाइड्रोजन में से कितने लेता हूँ बच्चों, 2 लेता हूँ। कितने लेता हूँ, 2। तो ये 2 आ गए, तो क्या बन गया, NaOH प्लस, अब क्या बचा, CH ही बचा। क्या बचा, 3 थे हाइड्रोजन, उसमें से 2 इधर गए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये तीनों हाइड्रोजन जो CH कंप्लीट, इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यह कॉमन रिएक्शन आपको याद रखनी है, किस तरह से मैंने किया वो ध्यान में रखो। वही हाल यहाँ पे, स्ट्रक्चर बड़ा है, रिएक्शन वैसे ही है। ये जो R था, ये पूरा आपका क्या है, R COO₁CH3। NaOH की जगह आपको क्या दिया है, NaOCl। घबराना नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे। CH3 को अलग कर देना है, ONa को जोड़ देना है, बाकी के जो 2 Na के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, और CH के साथ तीनों हाइड्रोजन जोड़ देना है। किताब के आधार से आ गई, किताब में इस तरह से नहीं लिखा है, वो बच्चों ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो R था बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ पे। अभिक्रिया कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। ये सब तो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं, तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख देता हूँ। कार्बन के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन, नीचे क्या था, CH, वो लिख दिया। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या था, CH, तो कार्बन के ऊपर क्या लिख दिया, CH। फिर ये कार्बन के नीचे कार्बन, और वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी कि जो R था वो दर्शा दिया, और CH। अब ये जो CH3, जैसे यहाँ पे CH3 को अलग किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम CH3 को क्या करेंगे, अलग।
और CH3 के स्थान पे हम क्या लाएंगे ONA। अब यहाँ भी ये कितने लिखेंगे 3 बार लिखेंगे उसमें ये ON मैंने रख दिया। अलग क्या किया था CH3 में कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे ये जो NaO था मैंने 2 क्या रख दिया हाइड्रोजन, तो कितने से ये NaO 2 बार ये चला गए, ठीक है। अब कितने Cl बचे 3 और यहाँ से CH3 में से क्या बचा CH, तो ये CH Cl3 कंप्लीट। इस तरह से हेलोफॉर्म की भी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आशा रखता हूँ ये सारी जो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अभी भी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बाकी है, आइडोल संगणन और क्रॉस आइडोल संगणन मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यह जो वीडियो है आप रिवीजन करके भी एक बार देख लीजिएगा, यानी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।